सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है, डायमेंशनल थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशन थ्योरम क्या है, मैंने जस्ट पहले वाली वीडियो में जो आपको बेसिस बताया था, तो लास्ट में मैंने आपको हिंट भी दिया था कि डायमेंशन क्या होता है। तो ध्यान से, अभी डायमेंशन और डायमेंशन थ्योरम दोनों अलग चीज है। तो पहले डायमेंशन थ्योरम समझते हैं क्या है। मान लीजिए फिलहाल के लिए मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस क्या है, V3F है। वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास, कोई V3F है। यानी कि इसमें हमारे पास वेक्टर में कैसे कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। और F क्या है, स्केलर एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, फील्ड में से आएंगे। तो अगर मैं इसका बेसिस लिखना चाहूँ, स्टैंडर्ड बेसिस, तो क्या था मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस, बताओ। अगर मैं लिखना चाहूँ इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या था, 100 0 0 0 0 1। ये मेरे पास क्या था, स्टैंडर्ड बेसिस था। इसमें क्या कर लूँ, B1 क्या लूँ। तो हमारे पास ये थ्योरम क्या कहती है कि स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे बेसिस पॉसिबल है। जैसे मैंने जस्ट आपको पिछली वाली वीडियो में पहला इसका एग्जांपल दिया था, और मैंने एक और एग्जांपल लिया था आपके पास, वो था मेरे पास 100 110 एंड 111। ये दो मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। इसे मैंने प्रूफ कराया था बेसिस में कि ये तीनों क्या है, वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये तीनों के तीनों सफिशिएंट है पूरे के पूरे V3F को जनरेट करने के लिए। यानी कि जब मैं इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा, A1 A2 A3 स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैं लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, तो वो सारे के सारे क्या जनरेट कर देंगे, V3F को जनरेट कर देंगे। यानी कि जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, V3F के सारे टोटली। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 3 एलिमेंट्स सफिशिएंट है पूरे के पूरे V3F को जनरेट करने के लिए। यानी कि इसका स्पैनिंग हमारे पास क्या जनरेट कर देगा, V3 को जनरेट कर देगा। इन द सेम मैनर ये वाला मैंने आपको बताया था, ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सेकेंडली मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे V3F को जनरेट कर देंगे। तो ये भी बेसिस है इसका, किसका, वेक्टर स्पेस का। और B2 भी क्या है, V3 का बेसिस है। तो इस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, ध्यान से पढ़िए पहले। इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, अगर मेरे पास कोई VF क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस तो होगा ही होगा, इतनी बात आपको कंफर्म है कि स्टैंडर्ड बेसिस तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी हमारे पास देयर मे बी अदर बेसिस, और भी बेसिस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा है आपके पास B2, बट विल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन उन बेसिस की कंडीशन क्या है कि जितने एलिमेंट्स पहले वाले बेसिस में होंगे उतने एलिमेंट्स दूसरे वाले बेसिस में होंगे। तो पहले वाले में एलिमेंट्स कितने, अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 एलिमेंट्स है, और दूसरे वाले में भी कितने हैं मेरे पास, 3 एलिमेंट्स है। अगर बाई चांस में और बेसिस लिख पाया, B3 B4 B5 पॉसिबल है, लिख सकते हैं, लेकिन उनमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन थ्योरम है मेरे पास, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसके हम क्या लिख रहे हैं, बेसिस, तो एक से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, उनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बेसिस में वो सब में सेम होंगे। अगर B1 में 3 है, B2 में भी 3 होंगे, B3 में भी 3 होंगे, B3 में भी कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन थ्योरम है। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे इसके बाद, वो है हमारे पास डायमेंशन। फटाफट लिखिए पहले से। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशन क्या होता है, देखो बहुत आसान बात है। एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ बेसिस चल रहा है। आगे भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपली, तो बेसिस चैप्टर बहुत बार आएगा हमारे पास। सिंपली जब हम होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे, तो बेसिस ध्यान से समझना, बेसिस क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ बेसिस क्या है। मैं सर्टेन वेक्टर्स जो आपस में क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सेकेंडली वो वेक्टर सफिशिएंट है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए। अरे बात समझ में, तो उस सेट को मैं क्या कहूंगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कहूंगा। अरे बात समझ में, जैसे मैंने आपके पास लिख लिया V3F, मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है और मैं इसका बेसिस लिखना चाह रहा हूँ। अभी मैंने बताया डायमेंशन थ्योरम बहुत सारे लिख सकते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड लेके चलूंगा फिलहाल यहाँ पे। तो इसका बेसिस अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बताओ, 100 010 और 001। मेरे पास का बेसिस आ गया। तो 3 वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, Li लीनियरली इंडिपेंडेंट, और तीनों के तीनों का जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा, वो सारे के सारे V3F के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। अरे बसन में, तो अगर मैं V2F लिखना चाहूँ, बताओ इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 10 और 01। और इसी तरीके से अगर मैं VNF का लिखना चाहूँ, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे भी, VNF मतलब एन डायमेंशन कोड, तो 1 0 0 0, ऐसी 0 1 0 0 करते करते कहाँ तक, लास्ट तक, इसलिए चलता रहेगा मेरे पास। और आखिरी वाला क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एलिमेंट आ जाएगा। ये एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। ये पूरा का पूरा सेट क्या है मेरे पास, किसका है, BN का। इसे BN क्या लूँ, या फिर इसे B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन और ये n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। तो डायमेंशन क्या है असल में, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो एक बार फिर समझेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ अ फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर मैं किसी वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस लिख रहा हूं तो उसमें जितने एलिमेंट्स है वही क्या है, उसका डायमेंशन होगा मेरे पास। जैसे कि मैं पूछूं V3F का डायमेंशन क्या होगा, उसका मैंने बेसिस लिखा, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3 एलिमेंट्स। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो डायमेंशन है किसका, डायमेंशन V3 का, डायमेंशन V3 का एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 है। क्यों, इसके एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास बेसिस में, 3 है। और ये डायमेंशन थ्योरम मैंने जिससे पहले जो बताई है उससे बात कंफर्म हो गई है कि बेसिस कितने भी बना लो एक वेक्टर स्पेस के, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर और भी बेसिस इसके बना पाए V3F के, उन सब में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3, यानी कि डायमेंशन फिक्स रहेगा हमारे पास। ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा कि भाई दूसरा आपने बेसिस बनाया तो उसमें 2 एलिमेंट आ गए, नहीं। डायमेंशन थ्योरम क्या कह रही है, बेसिस बना सकते हो बहुत सारे, लेकिन सब में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर V2F की बात करूं तो बताओ, बेसिस ये बना दिया, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, सिर्फ 2। तो मैं कह सकता हूं डायमेंशन किसका, V2F का कितना है मेरे पास, 2 है। ठीक है, आप डायमेंशन V2F भी लिख सकते हैं, और आगे चल के ना हम सिंपली खाली V लिखेंगे। ये बात ऑब्वियस सी है हमारे पास कि फील्ड हमारे स्केलर एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन है कि रियल नंबर दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, क्या दे रखा है, तो हम ऑब्वियसली V3 V2 इस तरीके से लेके चलेंगे, आगे फील्ड मेंशन नहीं करेंगे। ओके, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि ओवर द फील्ड ही है हमारे पास वेक्टर स्पेस। अगर VNF का लिखना चाहो तो बताओ, बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, Vn का कितना आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा। अरे बात समझ की डायमेंशन क्या है मेरे पास, सिंपली बेसिस जब मैंने बनाया किसी वेक्टर स्पेस के, उसमें कितने एलिमेंट्स है वही उस वेक्टर स्पेस का क्या होगा, डायमेंशन होगा। अरे बात समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना बात को। अभी तक आपने स्टार्टिंग में जब वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो उसमें 2 चीजें बताई थी, एक तो वेक्टर और एक स्केलर। तो अगर मैंने V3F लिख दिया, क्या लिख दिया, V3F लिख दिया, तो स्केलर एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, F में से, और वेक्टर एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, V3 में से। तो जो मेरे पास ये F है ना, फील्ड, ये भी एक वेक्टर स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, जो कि आगे करेंगे भी हम। यानी कि अगर मैं फील्ड लिख रहा हूं, फील्ड F, ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस ही है, किस पे, ओवर F। ये खुद पे होता है हमारे पास, सिंपली वेक्टर स्पेस किस पे होता है, खुद पे ही। यानी कि मैं लिखना चाहूँ तो इसे कैसे लिखूंगा, इसे से लिखूंगा F। क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स कैसे है, स्केलर है, तो 1 डायमेंशन होंगे, तो मैं इसे F1 भी लिख सकता हूँ। आगे चल के इस पे चर्चा करेंगे अच्छे से। तो क्या है हमारे पास, फील्ड भी एक वेक्टर स्पेस है, किस पे, खुद पे। तो इस तरह लिखेंगे वेक्टर स्पेस के लिए F, और किसके ऊपर है, F के ऊपर ही है, और 1 डायमेंशन है, तो क्या लिख सकता हूँ, F1। जैसे यहाँ मैं V3 को क्या लिख सकता हूँ, इस तरह लिखा मैंने V3F, 3 ऊपर लिख रहा था, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्या है मेरे पास, 1 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने Z ले लिया, क्या कह दिया मैंने, अगर मैंने सेट किसका ले लिया, जो फील्ड है वो क्या ले लिया मैंने, इंटीजर्स की ले ली। तो इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, बताओ, 0 1 2 -1 -2 -3, इस तरीके से होता है मेरे पास सिंपली। अब ये देखना है कि इसका बेसिस क्या होगा। बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा पूरे के पूरे फील्ड को जनरेट कर दे, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। यहाँ वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास, फील्ड है। तो आसान सी बात है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका क्या लिखूंगा, पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट देख लो है नहीं है। देखो मैं कोई से भी एक एलिमेंट उठा लो जो तुम्हारा मन कर रहा है, मान लो मैंने 1 उठा लिया, कह दिया कि 1 किस में है, Z में है मेरे पास, वेक्टर स्पेस में है मेरे पास, सिंपली लिखना चाहो लिख दो। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर मिटा देता हूँ इसे ध्यान से समझ लो। देखो अच्छी चीज आगे जाके मुझे समझानी पड़ेगी, यही समझ लो हल्का सा। देखो अगर मैं Z लिख रहा हूं 0 1 2 -1 -2, इस तरीके से लिख दिया मैंने सिंपली। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 चीजें हैं, मुझे इसका क्या निकालना है, बेसिस निकालना है। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, जो फील्ड होता है ना, उसका हर एक एलिमेंट बेसिस होता है, हर एक एलिमेंट, बहुत बड़ी बात है, हर एक एलिमेंट क्या होता है, बेसिस। तो अगर मैं 1 ले लिया Z में से, ठीक है, तो पहले चेक करो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं है 1। इसके लिए क्या करोगे बताओ, A1 α1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट लेके चल रहा हूं मैं खाली। तो ध्यान से बताओ, मेरे पास α1 कितना है, मेरे पास यहाँ पे 1 है। ये मेरे पास क्या है, ध्यान समझना, Z में यहाँ वेक्टर स्पेस है। तो मैं यहाँ 1 किस में लेके चल रहा हूँ, वेक्टर में लेके चल रहा हूँ, ऐसा स्केलर नहीं लेके चल रहा, कहाँ लेके चल रहा हूँ, वेक्टर में। तो A1 1 आ गया, तो A1 कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 0 आ गया। ये क्या शो कर रहा है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि 1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली
दूसरी बात क्या थी, ये पूरे के पूरा एक एलिमेंट जो बेसिस के एलिमेंट है वो पूरे के पूरे फील्ड को जनरेट करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर कर पा रहे हैं तो क्या कह दूंगा, बेसिस है। देखो ध्यान से, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ वन का, बताओ क्या लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू ए वन अल्फा वन। तो अल्फा इज इक्वल टू ए वन, अल्फा वन कितना है मेरे पास, यहाँ पे वन है, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ए वन के। तो ध्यान से देखो, मैं ए वन की वैल्यू चेंज करता रहूंगा। मैंने मान लो ए वन मैंने वैल्यू लिया वन, तो अल्फा कितना आ गया वन। ए वन मैंने टू लिया, अल्फा कितना आ गया टू। ए वन मैंने माइनस वन लिया, अल्फा कितना आ गया माइनस वन। करते 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 ये पूरे के पूरे इस सेट को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। यानी कि मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है वन, ये इतना ताकत रखता है, इतनी सफिशियंट है कि ये पूरे के पूरे जेड सेट को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास वन है, या मैं कह सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू वन इज बेसिस ऑफ एफ एफ, ये मैं कह सकता हूँ। यानी कि मेरे पास एक सेट जिसमें क्या एलिमेंट है, सिर्फ वन एलिमेंट है, वो क्या होगा, बेसिस होगा एफ एफ को। क्यों, क्योंकि वन का जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो को इक्वल रखा तो ए आई स्केलर एलिमेंट कितना आ गया, जीरो, जो शो कर रहा है कि वन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंडली, जब मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला तो अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यू आ गई मेरे पास। जैसे मैं ए वन को चेंज कर रहा हूँ, ए वन को मैं चेंज करता रहूँ, वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन सब कुछ रख दूँ, तो अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहेगी सारी, और यही सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है ये वन, इसकी स्पैनिंग क्या जनरेट कर रही है, पूरे के पूरे सेट को। हरी बात समझ में। तो मेरे पास एस क्या होगा, बेसिस होगा किसका, फील्ड का। तो अगर मैं फील्ड की, अगर तुमसे पूछ ली कि भाई फील्ड की डायमेंशन बताओ क्या है, क्वेश्चन आ सकता है फील्ड की डायमेंशन, तो बताओ डायमेंशन क्या आ जाएगी फील्ड की, यहाँ पे बताओ, यहाँ डायमेंशन कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ फील्ड कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। यानी कि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, वन। एक एलिमेंट काफी है पूरे के पूरे सेट को जनरेट करने के लिए, और आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो उसका बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट्स, सिर्फ वन, और वही क्या कहलाता है मेरे पास, डायमेंशन किसका, वेक्टर स्पेस का। यहाँ पे जो मैंने एफ लिखा है फील्ड नहीं है, मैं फील्ड को एज अ वेक्टर स्पेस ट्रीट करके चल रहा हूँ। तो ये जो मैं एफ लिख रहा हूँ ना, ये जेड लिख रहा हूँ, ये असल में क्या है मेरे पास, जेड जेड एक तरीके से समझ लो, जेड जेड वेक्टर स्पेस ओवर द इंटीजर्स। आ रही है बात समझ में इतनी। तो जेड हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। तो हम क्या करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में, फील्ड को एज अ वेक्टर स्पेस ट्रीट करेंगे ओवर द सेम फील्ड। आ रही है बात समझ में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हमारे पास कंफ्यूजन रहती है कि फील्ड भी एक वेक्टर स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वन डायमेंशनली उसे हम ट्रीट करके आगे चलेंगे। आ रही है बात समझ में। अब देखो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया इज इक्वल टू वन, ऐसा सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि मैं एस इज इक्वल टू वन लिया है ना, ये भी इसका वेक्टर स्पेस वो है, बेसिस। अगर मैं ये ले रहा हूँ, ये भी बेसिस है। अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ तो ये भी क्या है, बेसिस है। अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ माइनस वन, ये भी क्या है, बेसिस है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर द बेसिस ऑफ फील्ड ओवर द फील्ड। या समझ लो, मेरे पास जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, सारे के सारे नॉन जीरो नहीं है ना, जितने भी सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, हर एक को एक एक उठा लो, उन सबका सेट क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और पूरे के पूरे सेट को जनरेट करने की हिम्मत रखते हैं। तो कोई से भी एलिमेंट उठा लो, मैंने यहाँ वन लिया, मान लो आप टू लेना चाहते हो, टू रख लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वन। चलो करके देख लो चाहे, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास टू, तो टू तो जीरो नहीं हो सकता, ए वन जीरो आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, टू ए वन आ जाएगा। तो मैं क्या यहाँ क्या लेके चल रहा हूँ, टू लेके चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ए वन की वैल्यू अगर मैंने वन रख दी तो एलिमेंट टू आ जाएगा। ए वन की वैल्यू अगर मैंने हाफ रख दी तो वन आ जाएगा। ए वन की वैल्यू मैंने जीरो रख दी तो जीरो आ जाएगा। ए वन की वैल्यू मैंने माइनस वन रख दी तो माइनस का टू आ जाएगा। ए वन की वैल्यू माइनस हाफ रख दी, माइनस हाफ, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। यानी कि मैं ए वन की वैल्यू जैसे चेंज करता रहूंगा, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे। तो हर एक सिंगल एलिमेंट्स फील्ड का, एज अ फील्ड का क्या होगा, एक बेसिस होगा किसका, वेक्टर स्पेस का। आ रही इतनी बात समझ में। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई फील्ड की डायमेंशन बताओ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो एक एलिमेंट सफिशिएंट है एज अ बेसिस, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। आ रही बात समझ में अच्छे से। चलो इसे लिखिए फटाफट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं इस टॉपिक के। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिस और उसकी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है या फिर किस तरीके से स्टैंडर्ड बेसिस हम लेते हैं, वो सब मैंने वहाँ बता देते हैं। और इसमें मैं ऑलरेडी डायमेंशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो पहले वो देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि बेसिस क्या है। मैं ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन उसमें करा चुका हूँ, ताकि हिंट मिल सके कि आखिर परफॉर्म कैसे करना है। यहाँ भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बेसिस असल में क्या है, मेरे पास तीन वैक्टर्स हैं, इन्हें शो करना है कि V3C का क्या होगा, बेसिस। जो भी तीनों वैक्टर्स हैं
उसे क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, किसके को रखना है, जीरो वेक्टर के। और हमें क्या चेक करना है कि जो भी स्केलर एलिमेंट्स है A1 A2 A3 वो जीरो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर जीरो आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर नहीं आ रहे हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंडली, ये तीन एलिमेंट्स का जो स्पैनिंग होगा वो पूरा का पूरा V3C को जनरेट करेगा। ये मैंने उस वीडियो में बता दिया आपको, पिछले वाली वीडियो में, कि आपको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। आप अगर एक्स वाई जेड तीनों कॉम्पोनेंट नॉन जीरो आ रहे हैं मेरे पास, सिंपली तीनों के तीनों नॉन जीरो आ रहे हैं, अब डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ भाई वो तीनों के तीनों वेक्टर्स इस पूरे के पूरे सेट को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। और उसके बाद आपको डायमेंशन मेंशन करनी होगी, कितने डायमेंशन का हमारे पास बेसिस बना है, बस इतना काम करना है, ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए किस तरह करना है क्वेश्चन। शो दैट द सेट, तो तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, अल्फा 1 लिख लीजिए क्या है, 1 -1 0, अल्फा 2 क्या है मेरे पास 2i 1 1, अल्फा 3 कितना है मेरे पास 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेक्टर एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो बाय डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, लीनियर कॉम्बिनेशन तीनों वेक्टर का किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, जीरो वेक्टर के। यहाँ से अब A1 A2 A3 का नेचर देखना है कैसा है, तो वैल्यू रख दो सबकी। बताओ अल्फा 1 कितना है 1 -1 0, अल्फा 2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2i 1 1, और अल्फा 3 कितना है मेरे पास 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। और जीरो को मैं क्या लिखूंगा 0,0,0। क्यों, वेक्टर स्पेस हमारे पास कैसा है, 3 डायमेंशन का, तो 0,0,0 आएगा। फिर वही करना है मेरे पास, सिंपली कंपेयर कर लो। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो A1 यहाँ कितना आ जाएगा +2 A2 आयोटा, जैसे आयोटा को पहले लिख लो। मैंने आपको बताया भी था कि जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास, सिस्टम इक्वेशन, वो किससे बनेगी, A1 A2 A3 में, तो ना बाद में लिख लेना। तो A1 +2 आयोटा A2, और यहाँ तो 0 बन जाएगा। y कोऑर्डिनेट बताओ कितना आ जाएगा, आयोटा A1 ये कितना आ जाएगा प्लस का A2, और ये कितना आ जाएगा प्लस, ध्यान से 1 प्लस आयोटा A3। अरे वजन में z कॉम्पोनेंट तो 0 बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा A2 प्लस 1 माइनस आयोटा A3। बताओ इतनी बात समझ में आई इस तरीके से, ये तो मैं पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले सबको अंदर मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद x कंपोनेंट को ऐड करना है, y कंपोनेंट को ऐड करना है, और z कंपोनेंट को ऐड करना है। तो ये x कंपोनेंट आ गया, ये पूरा y, और ये पूरा z कंपोनेंट आ गया। ठीक है, कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो A1 +2 आयोटा A2 किसके इक्वल, 0 के। यहाँ कितना आ जाएगा, आयोटा A1 प्लस A2 1 प्लस आयोटा A3 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, A2 प्लस 1 माइनस आयोटा A3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई। तीन इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। मैंने आपको बताया भी था। इसकी क्या बनाएंगे हम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर क्या चेक करेंगे, एक्लोन फॉर्म से रैंक कितनी आई है। अगर रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम आ गए तो यूनिक जीरो सॉल्यूशन, और अगर कम आ रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे फटाफट। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो बनाओ फटाफट, कितनी आ जाएगी। तीनों के तीनों जो भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट देख लो। A1 का कितना है 1, A2 का कितना है 2 आयोटा, और A3 कितना है यहाँ पे 0 है। ये कितना है मेरे पास आयोटा, इसका कितना है 1, और A3 का कितना है 1 प्लस आयोटा। A2 कितना है, वो A1 तो 0 हो गया, A2 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं जिस भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो फिर वही बताओ क्या करोगे फटाफट। इसके 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 बनाओगे, तो इसे 0 बनाना है मुझे, तो क्या लिखूँ बताओ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इतनी बात तो पक्की है कि इसमें से कुछ माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, पहले वाली रो को आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है, क्योंकि जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले वाला तो सेम टू सेम लिख दूं, पहले वाले तो मेरे पास क्या आ गई, सेम टू सेम आ गई। इस वाले पहले वाले रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से। देखो ध्यान से देखना, पहले वाले आयोटा बन गया, ये बना मेरे पास 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस का 2, ये कितना बन गया 0, ये आ गई मेरे पास। इस वाले में से इसे क्या करना है, माइनस ऊपर लिख दूं, आयोटा 1 और 1 प्लस आयोटा, ये इन्हें माइनस करना है, करो माइनस।
माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3, और ये एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा, तो ये तो 0 बन गया। ये कितना बन गया मेरे पास 3, और ये कितना बन गया 1 + आयोटा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। पहले इस वाली रो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से, R2 को ऊपर लिखा, पूरी लाइन को देखो, आयोटा 1 1 + आयोटा ऊपर लिखा, आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 नीचे लिखा, दोनों क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर पा रहे अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो अगर बीच में कंफ्यूजन हो रही है तो आप साइड में करके देख सकते हैं रफली। 0 ऑलरेडी बने हुआ है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है हमें, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 0 बन रहा है। आगे तुम्हारा समझ में। अब सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास 3, इसके नीचे क्या बनाना है 0, आराम से बना सकते हो। अब देखो दिक्कत क्या है, या तो 1/3 से करो, चलो उसी से कर लेते हैं, या फिर एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि फ्रैक्शन से बच सको, इन दोनों को ना इंटरचेंज कर लिया करो, इन दोनों रो को क्या कर लो इंटरचेंज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है एक्लोन फॉर्म पे। क्या कह रहा हूं मैं, 1 2 आयोटा 0 0 1 1 माइनस आयोटा 0 3 1 + आयोटा। मैंने क्या करा, R2 को R3 से क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया, R2 को किससे चेंज कर दिया R3 से इंटरचेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों करा, 1 में से 3 को माइनस करना है, देखो ध्यान से, 1 में से 3 को माइनस, तो मुझे यहाँ क्या करना था 1/3 से डिवाइड करना पड़ता सेकंड वाली रो को पूरी की पूरी को, तो ये वाले जो कंपोनेंट है बचे हुए आगे वाले वो क्या बन जाते फ्रैक्शन में बन जाते, उनसे बचने के लिए मैंने दोनों को एक्सचेंज कर दिया। अब 3 में से 1 माइनस कर सकूं मैं कैसे, सेकंड वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आ रही समझ में इतनी, तो सेकंड वाली रो को जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, बताओ जब मैंने सेकंड वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले वाला तो सेम टू सेम लिखी जाएगी, सेकंड वाली भी सेम टू सेम लिखी जाएगी। हाँ इसे करना, देखो 3 से मल्टीप्लाई करा मैंने, शो हो रहा है यहाँ पे, मैं यही कर देता हूं ऊपर। तो पहले वाली रो सेम टू सेम लिखी जाएगी, 1 2 आयोटा 0 0 1 1 माइनस आयोटा। तो ऑपरेशन क्या लगेगा बताओ फटाफट, R3 = R3, पक्की बात है R2 माइनस होगा, प्लस में से माइनस करोगे तभी 0 आएगा, और कितनी बार सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रख दो वैल्यू, पहले वाली अच्छा ये रखनी है, तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा मेरे पास, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड वाली से, 3 वाली कितनी बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, तो पर्पस ही था हमारा। और 1 + आयोटा, ध्यान से 1 + आयोटा को इसके 3 टाइम्स से माइनस करना है, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो 1 + आयोटा माइनस 3 + 3 आयोटा, कितना बन गया मेरे पास ये -2 और +4 आयोटा, कितना है -2 +4 आयोटा। अरे इतनी बात समझ में, तो मेरे पास ये बन गया, बताओ जी इतनी बात समझ में अच्छी तरीके से। तो बताओ ध्यान से देख के बताओ इसकी रैंक कितनी आएगी, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रैंक है किसकी ए की, वो किसके इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, दोनों क्या आ रही है बराबर आ रही है, दोनों क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो होगी, एंड हैव, बताओ इनफाइनाइट होगा यूनिक जीरो सॉल्यूशन होगा, रैंक और नंबर वेरिएबल सेम आते हैं तो क्या लिखेंगे, एंड हैव यूनिक जीरो सॉल्यूशन। ये पहले ही बहुत बार बता चुका हूं किस तरीके से, तो आप एक बार देख लीजिए पिछली वीडियो में जाके किस तरीके से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वर्क करती है। आर्यसन में तो यूनिक क्या आ गया, यूनिक जीरो सॉल्यूशन, जब रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं तो क्या आता है यूनिक जीरो सॉल्यूशन। तो मेरे पास यहाँ A1 भी 0 आ गया भाई साहब, A2 भी 0 आ गया यहाँ पे, और A3 भी क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। ये हमारा पर्पस था, क्या है हमें यही प्रूव करना था कि तीनों वेक्टर्स क्या है Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसके लिए स्केलर कॉम्पोनेंट सारे के सारे क्या आने चाहिए 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ α1 α2 α3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला काम तो हमारे पास ये होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें प्रूफ करना था। सेकेंडली मैंने आपको क्या लिखा था, अगर आपको याद हो चलो मैं अब करके दिखाता हूँ, ठीक है इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट, ठीक है देखो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहीं से कर देता हूँ, ये चाहिएगी मुझे, ठीक कितना आया था मेरे पास यहाँ A1 + 2 आयोटा A1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, चीजों को ध्यान से समझना वरना दिक्कत आएगी बहुत जाके, क्योंकि अभी ना बेसिक चल रहा है, ये सारे टॉपिक्स अब आगे चल के क्वेश्चंस के बीच में मर्ज होंगे, तो अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आगे। तो अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ
इन तीनों वेक्टर से क्या लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3। a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 सॉल्व करके भी ये आया था मेरे पास, जिसे मैंने जीरो वेक्टर के इक्वल रखा था, तो ये सेम टू सेम यहीं से लिख रहा हूँ। कितना आ जाएगा, a1 प्लस 2 आयोटा a2 आयोटा a1 प्लस a2 प्लस 1 प्लस आयोटा a3 कॉमा a2 प्लस 1 माइनस आयोटा a3। ये मेरे पास अभी अभी आया था, मैंने पूरा सॉल्व करा था ये मैंने a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 की वैल्यू आई थी, इसे जीरो वेक्टर के इक्वल रखा था। आ रही है समझ में, फिर मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान से आप अल्फा को देख सकते हो, देखो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे एक्स वाई जेड में से कोई सा भी जीरो नहीं बन रहा, यानी कि a1 a2 जैसे चेंज करूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स किससे जनरेट हो जाएंगे, v3c के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, तीन वेक्टर जनरेट कर देंगे v3c के सारे एलिमेंट्स को। तो क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो सेट है, मेरे पास ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अगर मैं इसे एस कह रहा हूं सेट को, आप पहले लाइन में लिख लेना, अगर पूरे सेट को मैं क्या कह रहा हूं, एस कह रहा हूं, तो एल एस किसे जनरेट कर रहा है, पूरे के पूरे v3c को जनरेट कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्लियरली एल एस किसे जनरेट कर रहा है, पूरे के पूरे v3, क्योंकि कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई सा भी कंपोनेंट जीरो नहीं आ रहा। बाई चांस जीरो आ जाता तब मैं कह देता कि हाँ भाई 0 1 और 2 हमारे पास क्या कर रहा है, ये एलिमेंट जनरेट नहीं कर पाना। क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसमें तो है 0 1 2 इसमें तो है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे एक कंपोनेंट जीरो आ गया, एक कंपोनेंट जीरो आ गया यहाँ पे, इन तीनों में से कोई से भी एक कंपोनेंट जीरो आ गया, तो ये एक्स कंपोनेंट वाले अगर 1,1,2 अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो ये वाला एलिमेंट ये जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, अगर इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट जीरो आ गया, मान लो ये वाला जीरो हो गया मेरे पास सिंपली, तो पक्की बात है एक्स मेरे पास जीरो है, तो एक्स का कोई भी नॉन जीरो कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला एलिमेंट एक्स का कोई भी नॉन जीरो कंपोनेंट जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस वाले वेक्टर स्पेस में तो क्या है, 1 एक्स का वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, लेकिन ये कह रहा है सिर्फ जीरो वाले जनरेट करूंगा मैं, तो वो सबसेट तो होगा लेकिन पूरे के पूरे सेट को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, ना होने का नहीं काम, उसके स्पैनिंग से पूरा का पूरा सेट जनरेट नहीं होगा। आ रही बात समझ में, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों क्या है, नॉन जीरो है, दिक्कत की बात नहीं। क्लियरली हमारे पास ये जो सेट है मेरे पास एस, इसकी लीनियर स्पैनिंग, इसका बार बार लीनियर कॉम्बिनेशन करके इस सारे के सारे v3 के एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। आ रही बात समझ में। अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूँ, डायमेंशन क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया अभी, अगर मैं डायमेंशन पूछ रहा हूँ आपको v3 की, तो बताओ v3 की कितनी डायमेंशन आ जाएगी, कितने एलिमेंट्स है ये, 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट्स काफी है पूरे के पूरे सेट को जनरेट करने के लिए। डायमेंशन कितना आ गया, v3 का कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो ध्यान से रखो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, और डायमेंशन कितना है, 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2i 1 कॉमा 1 और लास्ट 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज बेसिस ऑफ v3c। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं उन्हें क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, वीडियो देख सकते हैं जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। सेकेंडली हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कोई कंपोनेंट जीरो तो नहीं बन रहा है। अगर बाई चांस जीरो बन रहा है तो वो वाला उस v3 में आएगा एलिमेंट, 1 वाला आएगा, तो ये उसे जनरेट नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो आपको। बाई चांस अगर यहाँ जीरो बन गया मेरे पास, तो जो नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट वाला एलिमेंट जो इसके अंदर है, ये तीन उसे जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो एलएस सबसेट तो होगा v3 का, क्योंकि एलएस के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे v3 में तो होंगे, ठीक है, लेकिन v3 के सारे एलिमेंट्स एलएस में नहीं होंगे। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स v3 में है वो सारे के सारे एलिमेंट एस वाला सेट जनरेट नहीं कर पाएगा। आ रही है बस में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों नॉन जीरो कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये एक मेरे पास सिंपली एक प्रेडिक्शन कह लो या फिर हिंट कह लो चेक करने के लिए, वरना डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो डायमेंशन कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। तो इन तीनों बातों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एल भी है भाई, उसके बाद दूसरा स्पैनिंग पूरे के पूरे सेट को जनरेट भी कर रही है, और तीसरा डायमेंशन कितना है, 3। यानी कि मेरे पास जो सेट हम लेके चले थे वो क्या है, असल में बेसिस है किसका, v3c का, बाय डेफिनेशन। अरे बात समझ में। लिखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द सेट 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इज द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस CR। मेरे पास ये क्या है, इन्हें प्रूव करना है कि मेरे पास क्या होगा, बेसिस होगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ। सबसे पहले अल्फा 1 लिख लीजिए। अल्फा 1 कितना है, 1 प्लस आयोटा, अल्फा 2 कितना है, 1 माइनस आयोटा। ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ये एलिमेंट्स कह लो सिंपली। अब वेक्टर स्पेस में कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा कि आपका फील्ड भी असल में क्या है, वेक्टर स्पेस है,
ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो यहाँ दो एलिमेंट्स है हमारे पास सिंपली, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 किसके इक्वल रखोगे, जीरो वेक्टर के। ठीक है, हमें चेक करना है कि एल आई होगा या नहीं होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के इक्वल लेके चलेंगे। रख दो वैल्यू फटाफट। ए आई कितना है, 1 प्लस आयोटा, और ये कितना है 1 माइनस आयोटा, और किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास जो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, ये मेरे पास कोई टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट नहीं है, वन डायमेंशन ही है मेरे पास सिंपली यहाँ पे, क्योंकि एक एक एलिमेंट दे रखा है। अरे समझ में, लेके चलना चाहो तो लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो जीरो वेक्टर है, ध्यान समझना बात को, जो जीरो वेक्टर है ना वन डायमेंशन है ना टू डायमेंशन है, कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो वेक्टर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो वेक्टर कैसे लिखोगे, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो अगर मैं लिखना भी चाहूँ इसे तो क्या लिख दूंगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख जाऊंगा। आ रही समझ में, हर एक के सेट के अपने अपने जीरो वेक्टर होते हैं। अगर मैट्रिक्स का लिखो तो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है 1 0 0 1 वाली। आ रही समझ में, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि वेक्टर स्पेस किस चीज का दे रखा है। अगर मैट्रिक्स का दे रखा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, टू डायमेंशन का दे रखा है तो 0 0 रखेंगे, थ्री डायमेंशन का दे रखा है तो 0 0 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स का रख दिया जीरो वेक्टर, जीरो प्लस जीरो आयोटा। करो अंदर मल्टीप्लाई, A1 प्लस आयोटा A1 प्लस A2 माइनस आयोटा A2 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। रियल पार्ट एक तरफ ले लो और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ ले लो। समझना पड़ेगा चीजों को ध्यान से, कभी घूमते रहो कि हाँ भाई टू डायमेंशन ले लिया काम चल जाएगा, ना ना ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना है वेक्टर स्पेस किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स का था तो कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, कंपेयर कर लो, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू जीरो, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको पहले ही बताया था होमोजेनियस इक्वेशन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो ध्यान से, दो इक्वेशन है ना, आसानी से सोल्व कर लूंगा। A2 से A2 कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ A1 कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा। आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कब, अगर इक्वेशंस कम है मेरे पास और सिंप्लीफाइड है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 1 आ गया, A1 को मैं यहाँ रखूंगा पहले वाले में, तो A2 भी कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो A1 भी जीरो आ गया मेरे पास, A2 भी जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर्स है मेरे पास कौन से, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला काम हमारा पूरा हुआ बेसिस का, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें शो कर दिया। सेकेंडली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 और A2 अल्फा 2। रख दिया, रख दो वैल्यू फटाफट। कितना आया मेरे पास सोल्व करके, देखो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 ये आया मेरे पास सोल्व करके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसे ऐसे तार रहा हूँ मैं, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा A1 माइनस A2, मेरे पास ये आ गया। तो कोई भी कॉम्पोनेंट जीरो नहीं बन रहा, यानी कि A1 A2 की वैल्यू जैसे जनरेट करूंगा, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बनेगा, फिर बीटा बनेगा, ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे, सारे के सारे किसे जनरेट कर देंगे, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, सेट को जनरेट कर देंगे, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के सेट को। याद रखना, रियल पार्ट अलग अलग आएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आएगा, और जैसे जैसे स्केलर एलिमेंट चेंज करूंगा मेरे पास पूरा कॉम्प्लेक्स का सेट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ क्लियरली हमारे पास एल एस किसके इक्वल आ जाएगा, सी आर के। ठीक है, ठीक है, ये वाला सी आर ने जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, मैं कॉलेज वाला नहीं है। तो एल एस किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सी आर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है ये वाले, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, सेट को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आप बात करूं मैं डायमेंशन की, हाँ जी बताओ, डायमेंशन क्या हो जाएगी सी आर की, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, दो, दो एलिमेंट्स चाहिए मेरे पास। डायमेंशन कितना आ गया मेरे पास, दो आ गया, मेरे पास दो आ गया। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन पूछ भी लगते हैं कि भाई यहाँ डायमेंशन क्यों लिख रहे हैं हम, जरूरत है या नहीं है। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आपको मेंशन नहीं कर रखा कि कितने डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, तो चाहे ना लिखियो, और लिखना चाहो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में V3R था, क्या था, V3R था, तो मैंने वहां डायमेंशन लिखा था V3R इज इक्वल टू 3। ठीक है, लिखा था मैंने। अब एक बात मुझे पता है, अगर थ्री डायमेंशनल मेरे पास वेक्टर स्पेस है तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस कैसे लिखा जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिस ये लिखा जाएगा V3R का। ये उसका क्या होगा, V3R का बेसिस भी होगा। और कितने एलिमेंट्स है इसमें, तीन एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है। तो अगर मैं पूछना चाहूँ V3R का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, तीन होगा मेरे पास। और मैंने एक सबसे पहले बात बताई थी आपको, डायमेंशनल थ्योरम क्या कह रही थी, क्या कह रही थी बताओ, अगर किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस बना रहा हूं तो बहुत सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर तीन है
तो जोन से भी बेसिस क्वेश्चन में दे रखे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 दे रखे थे, तीनों दे रखे थे, तो 3 तो होने ही होने चाहिए। अगर बाय चांस सिर्फ 2 होते या 4 होते तो मैं देखते क्या आता ना भाई वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस में 3 है और बाकी कितने भी बेसिस बना दो V3R के, सब में 3 होने चाहिए, ना 2 ना कम, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, 3 तो होनी होनी चाहिए। इसलिए मैंने वहां लिखा था डायमेंशन V3R इज इक्वल टू 3 लिखा था। अरे बस मैं क्यों लिख रहा था वो बात में, क्योंकि बेसिस के लिए उतने एलिमेंट्स तो होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस में हमें पता है कितने एलिमेंट्स है, अब स्टैंडर्ड में उतने हैं तो बाकी बेसिस में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं लेकिन नंबर उनके क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 3 है तो दूसरे वाले बेसिस में भी 3 ही होंगे। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, डायमेंशन तीनों चीजें प्रूव होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हैंस क्या कह सकता हूँ, मेरे पास जो एस है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा वो क्या होगा, बेसिस होगा किसका, सी आर का, V3R का नहीं, किसका, सी आर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लिखिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है लास्ट। लेट V be the vector space of all 2x2 matrices over the field F। V क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसमें हमारे पास क्या है 2x2 की जितनी भी मैट्रिसेस पॉसिबल है, ये सारे के सारे किसमें है, V सेट में है। हमें प्रूव करना है दैट V हैज अ डायमेंशन 4 बाय एग्जिबिटिंग अ बेसिस फॉर V व्हिच हैज 4 एलिमेंट्स। यानी कि हमें पहले तो बेसिस बनाना है, कितने कितने एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, 4। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन है V का वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और डायमेंशन का मतलब भी क्या था कि बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे। और अगर इन्होंने मेंशन कर भी दिया है वैसे एक बेसिस बनाओ V का जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता ही है बात, आपको ये बात पता ही है मेरे पास V क्या है, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिसेस है जहां से A B C D मेंशन तो कर नहीं रखा, चलो फील्ड में से लिख लेते हैं, कहां से आ रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट्स में से आ रहे हैं। आ रही थी समझ में? अब मुझे क्या लेना चलना है, 4 एलिमेंट्स बनाने जो बेसिस में होंगे। तो सबसे आसान तरीका, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा तो क्या लेके चलना है, स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसके 2x2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, देखो ध्यान से क्या होंगे, ध्यान से देखो। पहला होगा मेरे पास 1 0 0 0, ध्यान से, पहले एलिमेंट को 1 रखा बाकी सबको 0 रखा। ऐसे अल्फा 2 कितना आ जाएगा, 0 1 0 0। सेकंड एलिमेंट को 1 रखा बाकी सबको 0 रखा। अल्फा 3 कितना आ जाएगा, 0 0 1 0। और अल्फा 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 0 0 1। ये मेरे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा। अभी कह रहे हैं कि हमें एग्जिबिट कराना है बेसिस ऑफ फी, यानी कि मुझे प्रूफ भी करना है कि ये बेसिस है या नहीं है। मैं इसे स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकता। हाँ मुझे पता है क्योंकि बेसिस होगा, ये मेरे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास बेसिस पक्का होंगे किसी भी उसके वेक्टर स्पेस के। मुझे पक्का पता है इसका जो भी सेट बनेगा, अगर मैं एस कह रहा हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, मुझे पक्का पता है सेट एस क्या है मेरे पास, बेसिस है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको प्रूफ करना है, जैसे मैंने पहले करा था वीडियो में। तो देखो क्या है, पहले क्या लेके चलोगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या लेके चलोगे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब सवाल है कि मैट्रिक्स में 0 वेक्टर क्या होगा, 0 0 0 0। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी 1 0 0 0। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1। 0 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। शायद मैंने पहले जब मैंने क्वेश्चन कराया तो मैंने उल्टा बोल दिया था, 0 वेक्टर में सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। जो 1 0 0 1 था वो क्या थी हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, ना कि 0 मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में? तो A1 कितना है मेरे यहाँ पे, अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 लिखना चाहूँ तो 1 0 0 1 0 0। अल्फा 2 कितना है यहाँ से, 0 1 0 0। अल्फा 3 कितना है, 0 0 1 0। अब मेरे पास अल्फा 4 कितना है, अल्फा 4 कितना है मेरे पास यहाँ पे, 0 0 0 1। और किसके को लग दूंगा इसे, 0 0 0 0 के। क्यों? क्योंकि मेरे पास 0 वेक्टर क्या होगा मैट्रिक्स में, 0 मैट्रिक्स। अरे इतनी आसान में से मिटा देता हूँ। अब वही है मेरे पास, कंपेयर करना है, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, मैं सारे 1 एलिमेंट को ऐड करूंगा, फिर सारे के सारे सेकंड एलिमेंट को ऐड करूंगा, ऐसे सारे के सारे थर्ड एलिमेंट को ऐड करूंगा, सारे के सारे फोर्थ वाले एलिमेंट को ऐड करूंगा, जैसे कि मैट्रिसेस को ऐड करते आए आज तक। आप ऐड कर रहा हूँ, देखो A1 ये 0 बन जाए, 0 बन जाए, 0 बन जाए, तो सिर्फ A1 ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ A2 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो A2 बचेगा। इन द सेम मैनर यहाँ A3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा। किसके इक्वल, 0 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा। अरे वसन में, तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ तो कुछ इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है ना, क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो A1 भी 0 आ गया मेरे पास डायरेक्ट, A1 भी 0 आ गया, A2 भी 0 आ गया, A3 भी 0 आ गया,
A4 भी 0 आ गया आफ्टर कंपैरिजन। कंपैरिजन से A1 A2 A3 किसके इक्वल आ गया, सबके 0 के इक्वल आ गया। तो क्योंकि A1 A2 A3 A4 0 है, यानी कि मेरे पास वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आर्यवासन में ये क्या है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली अगर मैं इनका वो लिखना चाह रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 A4 अल्फा 4, तो बताओ अल्फा कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके कितना आया पूरा, देखो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 A4 अल्फा 3 सॉल्व करके कितना आया, ये वाली मैट्रिक्स आया। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे A1 A2 A3 और A4 मेरे पास ये आई। आरिथमास में A1 A2 A3 A4, तो देखो ध्यान से कोई भी एलिमेंट जीरो तो नहीं बना इनमें से, कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं बना। अगर एक भी बन जाता तो वो चांस थे कि वो V यानी कि सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस में ना हो, अगर कोई भी वेक्टर जीरो बन जाता। ये बात क्लियर रखना दिमाग में। अगर बाय चांस ये 0 A2 A3 A4 इस तरीके से बन जाता मेरे पास, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाता अगर, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया ना, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि ये वाला एलिमेंट, अगर मैं ये वाला एलिमेंट पूछूं आपसे कि हाँ भाई ये बताओ ये वाला एलिमेंट क्या इन चारों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला जनरेट कर देगा मैट्रिक्स को, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या आना चाहिए था, जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था, जीरो, लेकिन यहाँ तो 1 है। ये तो वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा जिसका पहले वाला एलिमेंट क्या हो, जीरो। लेकिन 1 2 3 4 तो किसके अंदर है, V के अंदर है, 2x2 मैट्रिसेस में है हमारे पास सिंपली। तो यानी कि ये वाला एलिमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, कैसे, आफ्टर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स। आ रही इतनी वजन में, तो कोई भी कॉम्पोनेंट यहाँ जीरो नहीं है, कोई भी कॉम्पोनेंट जीरो नहीं, तो क्या करूंगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्लियरली LS क्या करेगा, पूरे के पूरे V को जनरेट कर देगा मेरे पास। जो भी सेट मैंने बना था, ऐसा बना था, कौन सा बना था मैंने, ये रहा S। इन चारों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम पूरे के पूरे 2x2 मैट्रिसेस के सेट को जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्लियरली लिख लेंगे। और डायमेंशन अगर कोई पूछ ले आपसे, डायमेंशन क्या लिखोगे, बताओ यहाँ पे, बताओ कितने एलिमेंट चाहिए यहाँ पे। अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ, डायमेंशन कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगी। क्यों, 4 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, A1 A2 A3 A4 है ना, इसलिए हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिस कितने एलिमेंट्स को लेके बनाया मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो ये 4 जो है ये 4 एलिमेंट्स है, कभी ABCD मान लो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास बेसिस बना है वेक्टर स्पेस के, उस बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, वही वेक्टर स्पेस का क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो अगर डायमेंशन कह रहे हैं आपको V को कि प्रूफ करो कि 4 आएगा, तो मैं ये बेसिस लेके चला, इसे प्रूफ करा कि हाँ भाई बेसिस है, पहले Li दिखाया और फिर लीनियर स्पैनिंग किसके इक्वल दिखाई, वेक्टर स्पेस के, दोनों चीजें प्रूव हो गई। तो यानी कि जो मैं सेट लेके चला था, सबसेट एस जो लेके चला था, ये क्या प्रूफ कर दिया मैंने, बेसिस प्रूफ कर दिया। और उसमें कितने एलिमेंट्स है, 4। तो जितने बेसिस के एलिमेंट्स है वही वेक्टर स्पेस जो उसके डैडी जी है, ठीक है, बड़े पापा, तो वही क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, वेक्टर स्पेस। ये सेट क्या हमारे पास, बच्चे है सिंपली, और वो क्या है, पापा जी है सिंपली। आर्यवासन में तो ये चारों के चारों इसे क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, 4 एलिमेंट्स इसका डायमेंशन कहलाएंगे। यार इसका नहीं कहलाएंगे कभी, एस का डायमेंशन लिख के आ जाओ ना। बेसिस में जितने एलिमेंट्स है वो डायमेंशन कहलाएगा किसका, जिसका वेक्टर स्पेस हमने बनाया। देखो ध्यान से, दो चीजों में कंफ्यूज ना हो, V वेक्टर स्पेस है, इसका मैंने बेसिस बनाया, तो बेसिस में जितने एलिमेंट्स है, बेसिस में जितने एलिमेंट्स है वो V का क्या होगा, डायमेंशन होगा। वो किसका डायमेंशन होगा, वेक्टर स्पेस का, ना कि सेट का। कभी B का कह दो कि डायमेंशन B का ना, B में जितने भी एलिमेंट्स है वो वेक्टर स्पेस का क्या होगा, डायमेंशन होगा। यानी कि इसमें जितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स चाहिए कि पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, ये हमारे पास क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन। आर्यवासन में तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। इसे मिटवाता हूं मैं, मुझे लगता है समझ में आएगा क्या चीज है कि बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, कैसे उसके क्वेश्चंस करने हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने आपको एक हिंट दिया था V3R में भी 1-2 क्वेश्चन पहले, कि हम ये चीज क्यों लिख रहे हैं। मैंने हिंट दिया था क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट्स है, V3R में स्टैंडर्ड 3 थे ना मेरे पास, सिंपली मैं V3R को क्या लिख रहा था, 3 लिख रहा था, उसका डायमेंशन कितना है, 3 है। अगर बाई चांस अब क्वेश्चन में 4 दे दिए तुम्हें, क्या दे दिए, ये 4 दे दिए मेरे पास सिंपली वेक्टर्स, और हमसे क्या कहा कि वेक्टर स्पेस क्या है, V3R। अभी हाँ हालात खराब हो गए, क्यों, V3R है तो स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे दिए, 4। अब क्या करेंगे, 4 में से एक को हटाना पड़ेगा। अब वो कौन सा हटेगा,
तीन में से कैसे ढूंढेंगे, या फिर उन चारों की मदद से कौन से तीन ऐसे बेसिस बनाएंगे, तीन वेक्टर्स जिनका हमारे पास वेक्टर स्पेस का क्या होगा, बेसिस होगा। अब हमें ये चेक करना है किस तरीके से हम अगर वेक्टर्स ज्यादा दे दिए तो उनमें से बेसिस कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक नया पैटर्न है, उसे ध्यान से देखना है। तो होप से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इसे लिख लीजिए, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।